नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डेट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संक्षिप्त इतिहास में प्रस्तर युग आदिम मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति का कब हुई और उसका विकास कैसे हुआ। इन सब चीज़ों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर पर, इस लेक्चर पर। सर्वप्रथम जो बहुत विद्वानों का मत है कि आज से लगभग जो है 50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व तक, वर्ष पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स यानी नर वानर से ही मानव का जन्म हुआ है। और वो जो पहले प्राइमेट्स जो नर वानर थे तो ये पेड़ों पर रहा करते थे। कुछ समय पश्चात ये धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर, ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर रहने लगे। तो ये प्राइमेट्स है आखिरकार क्या है? तो ये प्राइमेट्स जो है, प्राइमेट्स का जो अर्थ होता है, ये प्राइमेट्स जो होता है ये मनुष्य सदृश बानर होता है। सेम टू सेम जो है इसी से डेवलप हुआ है मनुष्य। इसके अंतर्गत लंगूरों, बंदरों, वनमानुषों तथा इसी तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट्स जो प्रजाति होती है इस पर शामिल किया जाता है और इसी से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ माना जाता है। ये प्राणी जो था आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। अभी ये लॉकडाउन के कारण हम लोग इसको मैप पर नहीं देख पा रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो हम लोग इसको प्रोजेक्टर पर देखेंगे, इसको मैप पर भी इनके पूरे निवास स्थान को देखेंगे और कहाँ कहाँ पर ये स्थल पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अभी नॉर्मल हम लोग उनके प्रकार और मूल स्थान के बारे में मैंने यहाँ पर शो किया है। तो पहला जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये जो नर प्राइमेट्स की प्रजाति थी, तो ये नर बानर जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता था, इसको बोलते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। नेक्स्ट है जिंजानथ्रोपस, ये नर बानर जो था ये पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता था। जावा मानव जावा में पाया जाता था। पेकिंग मानव चीन में, नियंडरथल मानव जर्मनी में, पिल्टडाउन मानव इंग्लैंड में, क्रोमैग्नॉन मानव फ्रांस, होमो सैपियंस मानव पामीर। अब ये जितनी भी 8 प्रजातियां रहीं, ये 8 की 8 में ये जो होमो सैपियंस था सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था और इन सब से होमो सैपियंस का उदय माना जाता है। इन्हीं से इसका उत्थान हुआ है। इन पर इनकी नाक, चपटी और सिर का आकार बड़ा, इन सब चीज़ों का इतने पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। हम लोग अब आगे चलते हैं पूरा पाषाण काल पे, पैलियोलिथिक युग। ये जो पूरा पाषाण काल था, मतलब पाषाण युग था, इसको 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम पहले इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पहले तो हम बताते हैं पूरा पाषाण ये क्या होता है। यानी इस युग को बोलते थे पैलियोलिथिक युग। और ये जो युग था इसका दूसरा नाम था आखेट एवं संग्राहक काल, खाद्य संग्रह, आखेट एवं खाद्य संग्रह। ये जो युग था, इस युग को प्लिस्टोसीन युग के आरंभ में, यानी मानव धरती पर जब इसका उदय हुआ तो ये प्लिस्टोसीन युग के आरंभ में माना जाता है। और इसी समय जो गाय, हाथी और घोड़ा भी उत्पन्न हुए थे। आदि मानव जो था वो पत्थर के, जैसे शिकार करना था उसको, तो वो पत्थर के अनगर जैसे भी पा जाते थे वैसे ही उसका यूज कर लेते थे, अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। इस काल का जो नेक्स्ट नाम था वो आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल के रूप में जाना जाता। ये भारत में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। और इस काल में मनुष्यों का जीवन जो था वो हम समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है शिकार पर ही निर्भर था, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट पे हम इनकी थोड़ा सा अवस्थाओं के बारे में देखेंगे कि ये पूरा पाषाण काल जो था ये 3 भागों में डिवाइड था। पहला था निम्न पूरा पाषाण युग, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण युग। इनकी जो समयावधि है तो ये देखिए 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व निम्न की है, मध्य की है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पूरा पाषाण की है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इन सब के बाद मध्य पूरा पाषाण काल चालू होता है, मध्य पाषाण युग चालू होता है और नवपाषाण युग चालू होता है। तो पहले हम निम्न पूरा पाषाण काल में देखते हैं। तो इसके जो क्षेत्र है, निम्न पूरा पाषाण के जो क्षेत्र पाए गए हैं, जहाँ की ये संस्कृतियाँ पाई गई हैं, वो है सोनी घाटी, इसको सोहन घाटी बोलते हैं, ये वर्तमान में पाकिस्तान पे है।
नेक्स्ट है बेलन घाटी, और ये हमारी पड़ती है मिर्ज़ापुर पर पड़ती है। तो निम्न पुरापाषाण काल के कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो इस काल में जो मानव था ये मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर, वो पत्थर का जैसे उस समय के जो औजार प्राप्त हुए हैं, तो उस पत्थर का जो विश्लेषण वो किस श्रेणी में आता है, तो वो क्वार्टजाइट पत्थर उसको बोला जाता है। ये क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग कौन करते थे? निम्न पुरापाषाण काल के आदिम मानव करते थे। और इस काल के उपकरणों को भी दो भागों में विभक्त किया गया था। एक था चापर चापिंग, इसको बोलते थे पेबुल संस्कृति, और नेक्स्ट था हैंड एक्स संस्कृति। तो ये चापर चापिंग जो संस्कृति है, ये क्या चीज़ है? चापर चापिंग संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम जो है पंजाब की सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुए थे, और इसी कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हैंड एक्स संस्कृति, तो इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादमदुराई तथा अदिरम पक्कम में प्राप्त किए गए थे, और इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। अब ये वहाँ की पाए जाने का, जहाँ पर पाई गई उसी के नाम पर इसका नाम है पड़ गया था। और हैंड एक्स यहाँ पर सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये जो अंग्रेज भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने सन 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स यानी ये हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। आरंभिक पुरापाषाण युग की स्थल जो थी वो पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोअन या सोहन नदी की घाटी में भी पाई जाती है। उसी का नाम है सोअन और सोहन, दोनों उसी पर पाए जाते थे ये। और आरंभिक पुरापाषाण जो औजार थे वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन नदी घाटी में भी पाए जाते हैं। जो पुरापाषाण काल के जो जितने भी क्षेत्र थे, ये मैंने इनके बारे में थोड़ा सा दिया है कि मध्य पाषाण काल की जो काल की संस्कृति थी, तो ये सल्क संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब सल्क क्या होते थे? ये उस टाइम के औजार का ये होता था, नाम होता था। तो जो मेन क्षेत्र थे वो सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, इन घाटियों पर मेन रूप से ये पाए जाते थे। मध्य पाषाण काल है। निम्न पाषाण काल जो था वो सोनी घाटी, सोहन घाटी यानी पाकिस्तान पे और मिर्ज़ापुर पे, दो पे उनके क्षेत्र मिले हैं। नेक्स्ट है सल्क संस्कृति। तो सल्क संस्कृति ये मध्य पुरापाषाण काल है। तो सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, इन घाटियों पर इसके अवशेष मिले हैं, इसके वो मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर ये जो क्वार्टजाइट पत्थर जो था वो पुरापाषाण काल में यूज होता था। मध्य पुरापाषाण काल में कौन सा यूज होने लगा? ये जैस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि विभिन्न प्रकार के पत्थर प्रयुक्त होने लगे, और इन पत्थरों पर क्या था कि फलकों की अधिकता कारण इस काल को फलक संस्कृति कहा जाता था। और ये फलक क्या जो होता था, वो एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है, यानी इस पर ज़्यादा जो है धार जो होती थी वो नुकीली टाइप में, तो इस कारण इसको फलक बोला जाता था। इसमें जितने भी फलक होते थे उनके आधार पर इसको फलक संस्कृति बोला गया। और मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बने, जितनी पतली होती थी उतनी उसमें धार रहा करती रही है, इसीलिए पपड़ी से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। और इस युग के मुख्य औजार पपड़ियों से बने विविध प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी तथा विभिन्न प्रकार के औजार होते थे, जिनके कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उच्च पुरापाषाण काल। जो उच्च पुरापाषाण काल था तो इसको सल्क फलक संस्कृति बोला जाता था। और ये हमारा जो है बेलन घाटी पे इसके जो अवशेष मिले हैं उच्च पुरापाषाण काल की, वो बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मिले हैं। और इस युग के जो उपकरण होते थे वो ब्लेड टाइप में होते थे, एकदम धार उस पर होते थे, तो उनको ब्लेड बोल देते थे। तो उच्च पुरापाषाण जो इसकी अवस्था विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं थी इस पर, कि चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव का उदय। इस पर बिल्कुल घिसे मतलब औजारों का यूज होने लगा था, ब्लेड इस युग के उपकरणों पर होती थी। और ये जो उच्च पुरापाषाण की जो मतलब विशेषताएं रही, तो मुख्य था चकमक उद्योग और होमो सैपियंस का उदय, ये उच्च पुरापाषाण काल पे ये हुए हैं। अब हम लोग आते हैं कि मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग को बोलते थे मेसोलिथिक युग, इसी को बोलते थे। इस युग का जो दूसरा नाम था जिस पर ये विख्यात था, तो आखेट और पशुपालक, यानी शिकार भी करते थे और पशुओं को पालते भी थे। इस युग के हम कुछ स्थलों के बारे में यहाँ पर दिए हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी अवशेष मिले वो कहाँ पर मिले? आदमगढ़, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पे, भीमबेटका यानी भोपाल के समीप है, ये बुधौरा ये सिद्धि के समीप पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मिले हैं, बिहार पे मिले हैं, बहुत सारे ये चीज़ मिले हैं अवशेष। नेक्स्ट पे है कि जो प्रस्तर युगीन संस्कृति थी, तो ये 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था जो मध्य पाषाण युग कहलाती है, ये भारत में
मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा दी गई थी ये जानकारी हमको कि विंध्यन क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई थी। और ये पहले एक सर्च किसके द्वारा हुई थी? CL कार्लाइल द्वारा सन 1867 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इस युग के लोग जो थे वो शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के जो विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण यानी छोटे से पत्थर और बहुत छोटे छोटे औजार जिसे माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, तो इस युग को माइक्रोलिथ युग भी बोल देते हैं। ये क्यों बोलते हैं? ये उस टाइम के औजारों का इसका नाम माइक्रोलिथ भी है। और ये जो मध्य पाषाण युग के स्थल हैं तो ये राजस्थान स्थल जितने भी पाए गए तो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्व भारत में, मध्य और पूर्व भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ स्थल जैसे दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। और ये जो इसकी मेन सर्च है तो वो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। और इस टाइम में जो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व था। इस टाइम सबसे पूर्व मिले थे। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य भी हमको मिले हैं, तब इसका जो नाम था वो आखेट और पशुपालक भी रखा गया था। नेक्स्ट पे हम आते हैं नवपाषाण युग। नवपाषाण युग था जो इसका नाम था, तो ये यूनानी भाषा के नियो शब्द का जो अर्थ था वो नवीन यानी नया, इस काल को इसी नाम से नवपाषाण काल से जाना जाने लगा था। और नवपाषाण काल से संबद्ध जितने पुरातात्विक खोजें प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। और सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ला मसूरिये ने उस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण, देखिए पॉइंट देखिएगा, जो इस स्थल के उपकरण खोजे जाने लगे थे वो 1842 ईस्वी में, लेकिन सर्वप्रथम जो पत्थर के उपकरण थे वो 1860 ईस्वी में ला मसूरिये ने सर्च किए थे। ये उपकरण जो पत्थर के उपकरण मिले थे ये उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में प्राप्त हुए थे। और नवपाषाण युग की ऐसी भी बस्तियां मिली हैं जिनका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और ये इलाहाबाद में स्थित कोल्ढीवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पूरा स्थल है जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से चावल और धान की किस्में भी प्राप्त हुई हैं कि यानी एक चावल नहीं, एक धान नहीं, उसकी कई किस्में होती थी। हाइब्रिडेशन वो लोग जानते थे। इस टाइम के जो नवपाषाण युग के निवासी थे वो सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। और ये लोग जो थे स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे नवपाषाण काल में। लगभग मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में बने हैं। और इन्हीं के कारण कृषि और पहिए का आविष्कार, यानी मिट्टी के बर्तन जो होते थे, चाक का आविष्कार वो पहिए जो होता था उसी से बना जाते थे। कृषि और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की ही देन थी। इसी युग से जाने जाने लगे थे दोनों। और यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों प्रकार के भी कार्य किया करते थे। कृषि भी करते थे, पशुपालक भी थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग हड्डी के बहुत सारे औजार और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। और यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और एक नेक्स्ट है कि जो ये बुर्ज होम के स्थायी जो घर थे इन पर एक था कि बुर्ज होम, इसका अर्थ होता था कि बुर्ज वृक्ष का स्थान। पहले तो ये जो था कि बुर्ज होम, तो इस पर खुरदरे और धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। और इलाहाबाद जिले के नवपाषाणिक स्थलों के विषय में बताया गया कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। सर्च के अकॉर्डिंग मिलता है ये चीज़। और इस युग में संभवतः तांबे का भी प्रयोग होता था। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। और इसका प्रमाण जो मिला है तो अतिरम पक्कम यानी मद्रास से तांबे की कुल्हाड़ी है प्राप्त हुई है वहाँ से। जो ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। ये हमको कैसे पता चला? वहाँ राख के ढेर मिले हैं। तो तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था यानी नए युग का प्रारंभ होने जा रहा है। तो ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियाँ बाद में आती हैं।
और इस युग के लोग पत्थर के पालिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और जो मैंने अभी ये बताया कि वुर्ज-होम के लोग खुरदरे धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे, कि वुर्ज-होम का मतलब होता है वुर्ज वृक्ष का स्थान, और ये श्रीनगर में श्रीनगर से जो है 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ युग्मित सौदाह के प्रमाण भी मिले हैं। और नवपाषाण स्थल जो था ये गुप्त कराल इसका मतलब क्या होता है कि कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफाएं भी मिली है, जहाँ से बर्तनों का निर्माण होता था पहिए के द्वारा, ये भी मिले हैं। और मालवा में ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता ये है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन उसकी नई बस्तियाँ दायमाबाद इनाम गांव में नगरीकरण की भी प्रक्रिया देखने को मिलती है। और इस काल के लोग चित्रित मृदभांडों का प्रयोग करते थे, जैसे जिसमें लाल और जो काले वो मिलते थे, उस पर लाल और काले मृदभांड जो है प्राप्त होते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, इनका प्रयोग कभी कभी होता था, बाई चांस मिलते थे, यानी उस टाइम स्टार्टिंग होने लगी थी, लेकिन बहुत ज़्यादातर नहीं मिलते थे, बाई चांस मिलते थे। तो ताम्रपाषाण युग के लोग जो थे वो मात्र देवी की पूजा करते थे, कहीं कहीं पर कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा होती थी। और इनाम गाँव में बड़ी मात्रा में मात्र देवी की प्रतिमाएँ मिली हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिमाएँ मिली हैं। कुछ जो फेमस नवपाषाणिक स्थल है उनके बारे में मैंने यहाँ पर भी दिया है, जैसे कर्नाटक में है तो मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर और टेकलकोटा। तमिलनाडु में है तो पय्यमपल्ली है। आंध्र प्रदेश में उतनूर है। इन पर आप घूमने जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो साक्ष्य देखने को अब भी मिल जाएंगे। जैसे ये पिकलीहल है तो वर्तमान आंध्र प्रदेश में, इसमें जो है राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं और अभी भी मिलते हैं। और मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे, ईंट बनाने लगे थे लोग, मिट्टी की दीवार नहीं बनाते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी लगभग 1000 ईसा पूर्व के वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ। चावल, गेहूं एवं जौ आदि की कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाती थीं। और नवपाषाण काल में जो इलाहाबाद में कोल्डिहुआ मैंने बताया, तो इसमें नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण इस रूप में मिलते हैं। जैसे मेहरगढ़ में बताया ना, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान पर पड़ता है इस टाइम, इस पर हमको क्या मिला था, नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत यहाँ गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। यहाँ कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले, यानी यहाँ पर स्थायी जीवन लगभग आने लगा था। वुर्ज-होम जो था ये कश्मीर राज्य में पड़ता था। यहाँ पर हमको जो प्रसाक्ष्य मिले थे वो थे कि श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावासी यानी गड्ढा घर का प्रमाण 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। ये तो यहाँ के लोग खेती से परिचित थे और कब्रों में जो पालतू कुत्ते थे वो अपने मालिकों के शवों के साथ दफना दिए जाते थे। गुप्त कराल जो मैंने बताया, कुम्हार की गुफा, तो ये भी कश्मीर राज्य में मिल जाती है। ये श्रीनगर से 41 किलोमीटर जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त हड्डी के औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा जो होता है मसाला पीसते हैं जिससे, वो घरेलू उपकरण, और हड्डी से निर्मित सुई भी प्राप्त हुई है। यानी अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने विकसित थे, कितने मॉडर्न थे। नेक्स्ट था कि कोल्डिहुआ, मैंने एक प्रांत बताया थी उत्तर प्रदेश से पड़ता है कोल्डिहुआ। ये जो है ये बेलन नदी पर स्थित जो है इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है ये बेलन नदी पर। और यहाँ के उत्खनन में जो है 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है ये कोल्डिहुआ जो था इस चावल के लिए। नेक्स्ट है कि महमदा, ये भी उत्तर प्रदेश से पड़ता है। ये जो था कि गंगा नदी के दक्षिण में बिंद क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं इस पर, यानी यहाँ पर पशुपालन के विशेष साक्ष्य मिले हैं। चौपानी माड़ो, ये भी उत्तर प्रदेश में मिलता है। ये इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर चौपानी मांडो पे। नेक्स्ट है चिरांद, ये बिहार पर पड़ता है। ये सारण जिले में स्थित नवपाषाणिक एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित थे।
नेक्स्ट है दाओजली, ये असम पे पड़ता है। यहाँ पर भी कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। जैसे सारूतारू है, ये असम डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है, असम राज्य पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं। ये सारूतारू असम राज्य पर, ये गुवाहाटी के निकट जो है उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ और अंकित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुल्हाड़ियाँ मिली हैं और मृदभांड। नेक्स्ट है संगनकल्लू, ये कर्नाटक पर है, कर्नाटक राज्य पर। ये मैसूर के निकट बेल्लीर जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुई हैं और इन टीलों में पशु बाड़ों के स्थल हैं। नेक्स्ट है कि पिकली हल, ये भी कर्नाटक राज्य पर पड़ता है। नवपाषाण कालिक निवासी पशुपालक थे, ये गाय, बैल, बकरी एवं भेड़ आदि पालते थे। यानी यहाँ से जो राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। यानी बहुत सारी जितनी भी संस्कृतियाँ रही लगभग पाषाण युग की, प्रस्तर युग की, तो हमने लगभग सारी कवर करने की कोशिश की है। थैंक्स।